हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रिबॉन्डिंग शेयर करने जा रही हूँ ब्री मोड की है। बहुत ही ज़बरदस्त सी है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा वेवी हैं, फ्रीजी है या फिर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, किसी भी हेयर पे ये इजीली आप रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ब्री मोड एक प्रोफेशनल ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा सैलून्स पे ये किट यूज़ की जा रही है। रिजल्ट अमेजिंग आपको मिलता है और आपके हेयर इतने ज़्यादा डैमेज भी नहीं होते, क्योंकि रिबॉन्डिंग से काफ़ी ज़्यादा यही इश्यूज़ रहते हैं कि हेयर डैमेज हो जाते हैं। आज जो हेयर रिबॉन्डिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लॉन्ग हेयर पे मैं करने जा रही हूँ। अगर आपके इसी तरह के लॉन्ग हेयर है तो आप 3 टाइम इस किट से यूज़ कर सकते हैं, यानी हेयर रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। एंड आपके हेयर शोल्डर तक है या फिर इससे भी लॉन्ग है तो 4 से 5 टाइम इस किट को यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर पे डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है, ग्रोथ कितनी है। इस किट को यूज़ करने से आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें केराटिन मास्क भी मिलता है जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है। हेयर रिबॉन्डिंग किस तरह से करते हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिबॉन्डिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपके क्लाइंट का हेयर वॉश होता है, यानी कि आपको हेयर वॉश लाजमी कराना होता है। क्लाइंट किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश करके आया हो, अभी आपको तो नहीं मालूम होता कि उन्होंने कौन से शैम्पू से हेयर वॉश किया है, लेकिन आप फिर भी शैम्पू से हेयर वॉश अच्छी तरह से करा ले, क्योंकि स्वेटिंग का इश्यू हो जाता है या कोई भी इश्यूज़ आ जाते हैं। क्योंकि आपका स्कैल्प अगर साफ़ होगा तो प्रोसीजर जो होगा काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लाइंट के जो हेयर है मैंने अच्छी तरह से वॉश करवा लिया है और ब्री मोड के ही शैम्पू से करवाया है। हेयर पे अच्छी तरह से शैम्पू करवाने के बाद टॉवल ड्राई करना है, यानी कि हेयर पे जितना भी वाटर है उसको रिमूव करना है टॉवल के हेल्प से, ताकि आपके हेयर वेट रहे लेकिन उसमें पानी ना हो। क्योंकि ये जो हेयर रिबॉन्डिंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। आपके हेयर डैमेज ना हो, रफली ना हो, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके हेयर काफ़ी अच्छे भी रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग आपकी रिबॉन्डिंग चलेगी और आपके हेयर पे शाइन भी आएगी। जब भी रिबॉन्डिंग करें तो वेट हेयर पे करें। बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए कि वाटर गिर रहा हो, इतने वेट होने चाहिए कि गीले फील हो। वेट हेयर पे ही आपको कॉमिंग करनी है, बिल्कुल स्लो हैंड से, यानी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना। और उसके बाद फिर आपको सेक्शन करना है, यानी कि 4 सेक्शन करने हैं आपको। रिबॉन्डिंग में ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि आपके सेक्शन इस साइड जाएं या उस साइड। आप सेक्शन इजीली जिस वे में कर सकते हैं कर लें। बैक साइड का बिल्कुल कोई इशू नहीं होता, लेकिन फ्रंट पे अगर आप मांग निकालते हैं तो उसी तरह से आपको सेक्शन करना होता है। अगर आप मांग नहीं निकालते, बैक पे आपको सारे हेयर को स्ट्रेट करने के बाद कॉमिंग करनी होती है। एंड अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा वेवी और कर्ली है, बहुत ज़्यादा वेवी हैं, तो आप अपने हेयर को पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद 10 मिनट का वेट करेंगे, फिर ये क्रीम यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपके वेवी हेयर काफ़ी ज़्यादा हैं और उसी पे आप क्रीम लगा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको फिर प्रॉब्लम रहती है, आपको हेयर स्ट्रेट करने में टेंशन रहती है, क्योंकि क्रीम लगाने के बाद आपके हेयर उसी पोजिशन पर आ जाते हैं। एंड हेयर स्ट्रेट करने के बाद जब 10 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने हेयर को दोबारा से वेट करना होता है। फिर एप्लीकेशन करनी होती है क्रीम नंबर 1 की, यानी कि रिबॉन्डिंग का स्टेप 1 जो था, आपने हेयर को अच्छी तरह से शैम्पू किया। उसके बाद स्टेप 2 जो है उसमें आपको फर्स्ट क्रीम लगानी होती है। आप देख सकते हैं इसके पैक में मेंशन हुआ होता है 1 और 2 नंबर। इस तरह से काफ़ी इजी होता है, यानी कि जिस क्रीम पे नंबर 1 मेंशन हुआ होता है तो नंबर 1 पे आपको यही क्रीम यूज़ करनी है, क्योंकि इस क्रीम को यूज़ करके आपके हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं अच्छी तरह से। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हैंड पे ग्लव्स पहन लें, ताकि आपके नेल्स पे इसकी फ्रेगनेंस नहीं जाए, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ग्लव्स के बगैर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेगनेंस की वजह से आपके नेल्स में आ जाती है, काफ़ी देर तक रहती है, इसलिए ग्लव्स पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद सेक्शन आप देख सकते हैं हेयर पे इस तरह से कर लेंगे, यानी फ्रंट पे 2 सेक्शन है और जो बैक के 2 सेक्शन थे मैंने ओपन कर लिया और इस तरह से लाइट हेयर में निकाल रही हूँ। यानी कि जो बैक से फर्स्ट स्टेप होता है, बिल्कुल बारीक लेयर लेनी होती है आपको 2 सेक्शन पे और फिर एप्लीकेशन करनी होती है। बैक साइड से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करना होता है, ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और इस तरह से आप लगाएंगे 1 से ½ इंच छोड़ के लगाएंगे। क्रीम को आप 1 इंच नीचे लगाएंगे और ब्लेंडिंग करते टाइम वो ½ इंच और ऊपर चली जाती है। इस तरह से ब्लेंडिंग करते जाएं। आपको रूट्स पे बिल्कुल इस क्रीम को अप्लाई नहीं करना होता, इसलिए ½ इंच का गैप लाजमी होना चाहिए। जितनी बारीक लेयर लेंगे, प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद आप ब्लेंडिंग अच्छी तरह से करते जाएं, यानी कि इमल्सिफाई आपको अच्छी तरह से करना होता है क्रीम को, और आपके एक बाल पे प्रोडक्ट लगनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट करना होता है, ताकि आपके हेयर कम टाइम पे जल्दी कवर हो जाएं और अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करते जाएं, कलर लगाते जाएं। आपको क्रीम को हेयर से लेके हेयर टिप तक लगाना होता है अच्छी तरह से, और लगाने के बाद कॉमिंग करके इस तरह से हेयर
स्ट्रेट डायरेक्शन पे रखने होते हैं, यानी कि इस तरह से क्रीम लगाते जाएंगे और हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। कॉम करते जाएं, स्ट्रेट करते जाएं। स्ट्रेट करने के बाद आपको बिल्कुल भी डायरेक्शन को हिलाना नहीं होता, यानी कि सर जो क्लाइंट का है वो हिलने ना दें। अपनी क्लाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से बैठाएं ताकि जो मिक्सचर है अच्छी तरह से हेयर पे लग जाए और हेयर की जो डायरेक्शन है स्ट्रेट ही रहे। अगर क्लाइंट आपकी इधर उधर हिलती है तो जहाँ पे वेव आता है वहाँ पे वैसे ही वेव बन जाएगा। मिक्सचर को जल्दी जल्दी हेयर पे लगाना होता है और इस तरह से कॉमिंग करके अपने हेयर की डायरेक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, फिंगर की हेल्प से इस तरह से एमल्सीफाई करें। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि बारीक लेयर आपको निकालनी है। इस पे फोकस बिल्कुल नहीं होना है कि लेयर की जो स्ट्रेट लाइन है या फिर वेव लाइन आ रही है, इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ बारीक लेयर लेने हैं। बैक साइड के हेयर कवर करने के बाद फ्रंट के हेयर भी मैंने खोल लिया और बैक साइड पे ही ला के मिक्सचर को लगा रही हूँ। आपने देखा इस तरह से बैक पे ही आप हेयर को करते जाएं और मिक्सचर को अप्लाई करते जाएं, ब्लेंडिंग करते जाएं। रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगाना है मिक्सचर। एंड इस बात का ख्याल रखें जब आप मिक्सचर को लगा रहे हैं तो जिस लेयर पे लगा रहे हैं उसको जल्दी जल्दी कॉम करके नीचे की तरफ स्ट्रेट कर दें और इस तरह से लाइट सा कॉम कर दें हेयर पे, ताकि हेयर का जो वेव है वो स्ट्रेट रहे। एंड ये जो प्रोसेस होता है जल्दी जल्दी करना होता है। अगर आप स्लो हैंड चला रहे होते हैं तो आपके जो नीचे के हेयर है वो फिर थोड़े टाइट हो जाते हैं, कॉम करने में मसला होता है। क्योंकि बैक से स्टार्ट लिया होता है इसलिए बैक साइड के जो हेयर वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो कोशिश करें जैसे जैसे मिक्सचर लगाते जाएँ, ब्लेंड करते जाएँ और कॉम करते जाएँ और स्ट्रेट कर दें। इस मिक्सचर को हेयर पे लगाने के बाद इस तरह से हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आपकी क्लाइंट थोड़ा सा हिल जाती है और आप देख सकते हैं बाल थोड़े से ख़राब हो जाते हैं तो आपको फ़ौरन कॉम करना होता है। बिल्कुल स्लो से आपको कॉम करना होता है ताकि आपके हेयर खिंचे भी ना और कॉम भी हो जाएं। सो हेयर कॉम मैंने कर लिया है। उसके बाद आप हेयर को 40 से 45 मिनट का टाइम देंगे। जो हेयर बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं तो उस पर आप 30 मिनट के बाद टेस्ट चेक करेंगे। सो इनके जो हेयर है इतने ज़्यादा लाइट नहीं है। इनके हेयर को 40 मिनट का टाइम देने के बाद मैं इस तरह से टेस्ट चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हेयर टेस्ट इस तरह से करते हैं, यानी कि आपके लिए मैंने पेपर लगा लिया है ताकि आपको ईज़िली नज़र आ सके। आपको हेयर से इस तरह से एक हेयर लेना होता है, उसके बाद इस तरह से खींचना होता है। एंड अगर हेयर को खींचने पर इस तरह से स्प्रिंग बनता है, यानी कि हेयर की जो लेंथ है आप देख सकते हैं खींचने में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप देख सकते हैं यानी कि आपके हेयर पे जो रिबॉन्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है 100% इसमें आ चुका है। एंड अगर खिंचाव पे आपका हेयर ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा टाइम और देंगे, यानी 30 मिनट के बाद आपको हेयर चेक करते रहना है कि टाइम कितना देना है हेयर को। क्योंकि किसी किसी के हेयर पे जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है, 30 मिनट पे हो जाता है। लास्ट 40 से 45 मिनट रखना होता है, इससे ज़्यादा ना रखें। एंड उसके बाद हेयर को वॉश कराने के लिए आप सबसे पहले बैक साइड के हेयर को वॉश करवाएं, उसके बाद फ्रंट के करवाएं, क्योंकि बैक साइड पे पहले मिक्सचर लगाया होता है। हेयर को अच्छी तरह से वॉश करना होता है फिंगर से अच्छी तरह से, ताकि इस स्कैल्प से लेकर आपके हेयर पे जितना भी मटीरियल है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए वॉश करते टाइम। हेयर को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि आपके हेयर से जितना भी मिक्सचर है रिमूव हो जाए। रिमूव करने के बाद आप हेयर मास्क यूज़ करेंगे, यानी कि इसके साथ जो केराटिन मास्क दिया हुआ होता है काफ़ी अच्छा होता है, आपके हेयर पे एक शाइन प्रोवाइड करता है और केराटिन मास्क होता है। तो इसके लिए आप इसकी जो क्वांटिटी है हेयर के हिसाब से लेंगे, यानी अगर लेंथ ज़्यादा है तो 2 से 3 स्पून लेंगे। अगर और ज़्यादा लेंथ है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और शॉर्ट हेयर है तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको मिक्सचर यूज़ करना है। हेयर मास्क लेके आप हेयर पे अच्छी तरह से लगाएंगे, बिल्कुल स्लो स्लो लगाना होता है, यानी बिल्कुल भी हेयर पे प्रेशर नहीं देना होता, फिंगर की हेल्प से लगाएंगे। और फिर आप 10 मिनट का वेट कर सकते हैं या 5 मिनट भी करें तो डोंट वेरी, कोई इश्यू नहीं रहता। क्योंकि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज रफली हैं तो आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, यानी 10 to 15 मिनट का वेट कर सकते हैं। अगर आपके हेयर इतने ज़्यादा डैमेज नहीं हैं तो आप 5 मिनट बाद भी हेयर मास्क को रिमूव कर सकते हैं। हेयर मास्क को रिमूव करने के लिए नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना है, उसके बाद शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। मास्क को वॉश करने के बाद हेयर ड्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हेयर को अच्छी तरह से ड्राई करना होता है ताकि आपके हेयर पे जितना भी वाटर है वो ड्राई हो जाए, यानी कि क्लाइंट की जो हेयर है इसे फ्रीज आउट करना होता है, ड्राई करना होता है और अच्छी तरह से 100% ड्राई करना है, क्योंकि इसके बाद स्ट्रेट करना है हेयर को। हेयर वॉश के बाद काफ़ी ज़्यादा वेट होते हैं तो पहले आप इसको रफली ड्राई कर लें, उसके बाद टेंगल फ्री करना होता है हेयर को, यानी कि हेयर ब्रश की हेल्प से आप अपने हेयर को अच्छी तरह से स्ट्रेट भी करते जाएं, ड्राई भी करते जाएं, ताकि आपके हेयर टेंगल फ्री हो जाएं। उसके बाद फिर आप हेयर स्ट्रेट करेंगे जब आपके हेयर अच्छी तरह से 100% ड्राई हो जाए, उसके बाद स्ट्रेट करना होता है। गीले हेयर में बिल्कुल भी स्ट्रेटनर नहीं करना है आपको। हेयर स्ट्रेट करते टाइम आपको इस बात का ख्याल रखना होता है, एक तो आपके हेयर बिल्कुल
कॉम अच्छी तरह से हुए वो हों। उसके बाद इस तरह से आप हेयर को स्ट्रेट करेंगे, यानी एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन पे आपको करना होता है, इधर उधर टर्न होकर नहीं करना, यानी डायरेक्शन ऊपर की तरफ और साइड की तरफ इस तरह से नहीं करना, इस तरह बैक साइड पे आप स्ट्रेट करेंगे। एंड इसके अलावा जिसके बेबी हेयर्स होते हैं, यानी मेरी जो क्लाइंट है इनके काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर्स थे। बेबी हेयर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, यानी 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच इस तरह से होते हैं। तो वो हेड पे पूरे पे ही इनके काफ़ी ज़्यादा हेयर्स थे और उनको भी कवर करना था, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड यही थी कि उनके जो छोटे छोटे से हेयर्स हैं वो फ्रंट पे बहुत आ जाते हैं, कर्ल्स होके आते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। बैक साइड से इनको इतना इशू नहीं था, लेकिन फ्रंट का काफ़ी ज़्यादा इशू था। तो जो उनके बेबी हेयर्स है इसको काफ़ी हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से मैंने हैंडल किया। एंड इनके हेयर काफ़ी अच्छी तरह से है स्ट्रेट कर दिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइन आ चुकी है। 1 क्रीम मैंने यूज़ की है, उसके बाद आप बाल देख सकते हैं। जो इनके छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स थे उसको भी अच्छी तरह से स्ट्रेट करना है, ताकि इनके जो छोटे हेयर्स है वो भी स्ट्रेट होकर अच्छे लगें। हेयर स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर भी आपका अच्छा होना ज़रूरी है, यानी कि आपका प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्ट्रेट करना होता है। अगर आप लाइट वाली कंपनी का यूज़ करते हैं, हल्की ब्रांड का होता है, तो वो या तो बंद हो जाता है या फिर ज़्यादा टाइम नहीं चलता और जो हीट होती है उसकी बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो हेयर अच्छी तरह स्ट्रेट नहीं होते। बेस्ट जो स्ट्रेटनर होते हैं ब्राउन्स के होते हैं, या फिर आप कैनवुड का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। ब्लू ड्राई भी इस तरह से आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो चुके हैं। आप जब भी हेयर स्ट्रेट करें तो बारीक बारीक लेयर लेके करेंगे, अच्छी तरह से हेयर स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका हेयर स्ट्रेट अच्छा नहीं होता तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट को चलाना होता है। रिबॉन्डिंग का पर्पस यही होता है कि आपके हेयर स्ट्रेट और लॉन्ग टाइम तक चलें। तो छोटे छोटे से हेयर्स को भी कवर करना होता है और अच्छी तरह से हेयर स्ट्रेट करना होता है, यानी जो एक लेयर होता है जिसमें 10 टाइम आप लाजमी हेयर स्ट्रेटनर फेरें। जब आपके हेयर प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएं उसके बाद आप 10 मिनट का वेट करेंगे, यानी कि 10 मिनट आपको हेयर को इसी तरह से छोड़ना है। उसके बाद आप सेकंड नंबर की क्रीम यूज़ करेंगे। पाउच में आप देख सकते हैं क्रीम नंबर 2 मेंशन हुआ होता है, यानी कि इसको न्यूट्रलाइज़र भी कहा जाता है, फिक्सर भी कहा जाता है, क्योंकि आपके हेयर जो स्ट्रेट हुए हैं उसको ये फिक्स करने का वर्क करता है। क्रीम नंबर 1 जो मिक्सचर है उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा थिक होता है, क्रीम फॉर्म पर ही होता है। इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा लाइटर होता है, बट दोनों का कलर वाइट ही होता है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्रीम जब लगाते हैं तो आप सेक्शन करके लगाते हैं, उसके बाद जो सेकंड क्रीम लगाना होता है, क्योंकि हेयर स्ट्रेट होते हैं तो आपको किसी वर्कर की हेल्प की नीड होती है, यानी अगर आप घर पर कर रहे हैं तो किसी सिस्टर वगैरह से हेयर को पकड़वा लें। अच्छी तरह से पकड़वाने के बाद आप इस तरह से सेक्शन निकालते जाएँ और एप्लीकेशन करते जाएँ। जिस तरह से आपने फर्स्ट मिक्सचर लगाया था इसी तरह से इस मिक्सचर को लगाना है, यानी रूट्स पे नहीं लगाना और ब्लेंडिंग फिंगर की हेल्प से ही करनी है। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है, अप्लाई करना है। उसके बाद आप कॉम्ब करके हेयर को स्ट्रेट लेवल में छोड़ेंगे, यानी स्ट्रेट रखना है आपको। हेयर को लेंगे, बारीक लेयर लेनी है, पहले कॉम्ब करेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हो, छोटे बाल भी उसमें अटैच हो जाएं, चिपक जाएं। उसके बाद आप मिक्सचर को लगाएंगे, फिंगर से ब्लेंडिंग करेंगे, एमल्सिफाई करेंगे और इस तरह से हेयर स्ट्रेट करते जाएंगे। इस मिक्सचर को भी आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना होता है, क्योंकि इस मिक्सचर के लगाने के बाद आपके हेयर जिस तरह से शेप में है उसी तरह से वो फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये फिक्सर होता है और फिक्स करने का वर्क करता है। अगर आप टर्न हो रहे हैं किसी भी मूव पे हैं तो वही शेप आ जाता है। तो कोशिश करें आपके नेक पे हेयर ना हो या फिर आपके हेयर इधर उधर टर्न ना हो रहे हों, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल में हो और आपका क्लाइंट इधर उधर ना घूमे, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। 4 से 5 आवर लगते हैं। लॉन्ग हेयर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी 7 से 8 आवर भी लग जाते हैं। फर्स्ट क्रीम की जो एप्लीकेशन होती है उसमें 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन जो हेयर स्ट्रेट का प्रोसेस होता है, हेयर ड्राई का प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, आपका क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो जब स्ट्रेट कर रहे हैं या ड्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप रेस्ट दे सकते हैं क्लाइंट को, कि जूस पी लें या फिर लंच वगैरह कर लें। इसके बाद जब आप स्ट्रेटनर की क्रीम लगाते हैं, फर्स्ट क्रीम जब लगा रहे हैं या फिर जो सेकंड क्रीम लगा रहे हैं, तो कोशिश करें इसमें क्लाइंट बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, टर्न ना हो, इधर उधर ना देखे वो। सेकंड एप्लीकेशन जो की है, यानी सेकंड क्रीम जो लगाई है, इसको आप 20 मिनट बाद वॉश करेंगे। 20 मिनट बाद आपको वॉश करने के लिए पहले नॉर्मल वॉश करना होता है, शैम्पू नहीं करना है। हेयर पे जितना भी प्रोडक्ट है अच्छी तरह से आपको रिमूव करना होता है, फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा मसाज करना है लाइटली। हेयर से अच्छी तरह से प्रोडक्ट को निकालना होता है, यानी अच्छी तरह से आपको वॉश करना है। जब अच्छी तरह से प्रोडक्ट हेयर से निकल जाए उसके बाद फिर अगेन आप मास्क का यूज़ करेंगे, यानी ब्रीमूड का जो हेयर मास्क है, केराटिन मास्क, इसका यूज़ करेंगे, हेयर पे लगाएंगे और 5 मिनट का वेट करें। उसके बाद फिर आप अपने हेयर को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे।
एंड उसके बाद मैं हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ डिक्सन का, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर काफ़ी सॉफ्टर हो जाता है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है, क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, हैप्पी होता है। हेयर पे हेयर सीरम लगाने के बाद आपको सीरम को जो लगाना है हेयर से लेकर स्प्लिट एंड तक लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना। उसके बाद हेयर को ड्राई कर लेंगे। हेयर ड्राई के लिए आप पहले नॉर्मल ड्राई करें और आप देख सकते हैं हेयर पे जो फर्स्ट क्रीम लगाई थी उस पर इतने ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेट हेयर नहीं हुए थे, लेकिन जो ये फिक्सर लगाया उसके बाद आप देख सकते हैं हेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं। और जब हेयर स्ट्रेट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा रिजल्ट आएगा। पहले आप 100% इसको ड्राई कर लें। जब भी हेयर स्ट्रेट करें तो वेट हेयर पे ना करें, ड्राई हेयर पे करें, ताकि कोई मसला ना हो, कि कोई रिएक्शन ना हो बालों पे, एंड इसके अलावा हेयर फॉलिंग का इशू ना हो। एंड जब आप अपने हेयर पे कॉम्ब करके स्ट्रेट करते हैं तो आपके हेयर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हेयर स्ट्रेट जब भी करें तो कोशिश करें पहले अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें, उसके बाद बारीक बारीक लेयर लेके आपको कॉम्ब करके स्ट्रेट करना होता है। यानी कि अगर आपका हेयर एक भी टर्न रह गया या 2-3 हेयर जो छोटे हेयर्स होते हैं वो अगर टर्न रह जाते हैं, कॉम्ब अच्छी तरह से नहीं होता, तो टर्न होने की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। स्ट्रेटनिंग प्रोसेस जो होता है सेम होता है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जिस तरह से स्ट्रेट किया इसी तरह से इसमें स्ट्रेट करना होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब स्ट्रेट करते हैं तो उसमें ज़्यादा वेव होता है हेयर पे, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है छोटी हेयर्स, बेबी हेयर्स को भी कवर करने में। लेकिन जब सेकंड टाइम स्ट्रेट करते हैं तो जल्दी हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन टाइम इसमें भी लगता है। सो ये आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितना ज़बरदस्त सा आया है। एंड इसके अलावा इनके हेयर्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर है। एंड इसके अलावा कुछ क्लाइंट ऐसी होती हैं जो लास्ट के हेयर हैं वो कट करने देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको लॉन्ग हेयर पसंद होते हैं वो हेयर कट करने नहीं देती। तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो क्लाइंट का ओपिनियन है, क्लाइंट की राय लेके ही उनको कट करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि अगर क्लाइंट आपका हैप्पी होगा तो आपके काम से भी सेटिस्फाई होगा। या फिर क्रीम मिक्सचर को आप रूट्स पे लगा देते हैं, इस तरह से हेयर फॉलिंग हो सकता है। तो ये थी फाइनल लुक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था। सो फुल डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि हेयर रिबॉन्डिंग किस तरह से की जाती है, वो भी ईजी वे में आप घर बैठे इस तरह से रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो रिबॉन्डिंग ना करें। अगर आप रिबॉन्डिंग कर देते हैं और आपको हेयर फॉल का इशू होता है या फिर आप हेयर स्ट्रेट अच्छे नहीं कर सकते। एंड सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपके पास क्लाइंट बुकिंग करवाने आता है हेयर रिबॉन्डिंग की, तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करें कि हेयर फॉलिंग तो नहीं है। अगर उनको हेयर फॉलिंग का कोई भी इशू है तो आप थोड़ा सा रेस्ट दें, यानी 1 वीक का रेस्ट दें, उसके बाद आप रिबॉन्डिंग करें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल कर लेते हैं तो फिर हेयर फॉल मज़ीद और होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो हेयर रिबॉन्डिंग का प्रोसेस होता है एक तो ज़्यादा हार्डली होता है और केमिकल प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपके हेयर की जो केयर है वो भी ज़रूरी है। यानी कि पहले आप अपने हेयर को देखें कि किस तरह के हेयर है, हेयर फॉल तो नहीं है या बहुत ज़्यादा थिन तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा थिन है, अगर आप हेयर स्ट्रेट करेंगे, रिबॉन्डिंग करेंगे, उसके बाद और मज़ीद थिन हो जाएंगे तो बहुत बुरे लगते हैं। अगर आपके हेयर मीडियम है या ग्रोथ अच्छी है या हैवी है तो आप रिबॉन्डिंग करवाने के बाद उसमें एक अच्छा सा लुक ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइटर है तो मज़ीद लाइट होने की वजह से बुरे लगते हैं। सो रिबॉन्डिंग करवाने के बाद आप 3 डेज़ तक अपने हेयर को वॉश नहीं करेंगे। आपको केयर करना होता है अपने हेयर की, यानी कि जब भी आप स्लीप करें, सोने जाएं, तो अपने हेयर को बैक साइड पे कर लें, तकिए से निकाल लें बाहर ताकि वो टर्न ना हो। एंड इसके अलावा आपको कैचर नहीं लगाना, बालों को फोल्ड नहीं करना, चुटियाँ नहीं बांधनी, आपको किसी भी तरह से अपने हेयर को टर्न नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन दिनों में टर्न कर लेते हैं तो वेव आ जाता है। और कोशिश करें आप कम से कम अपने हेयर को बांधें, क्योंकि रिबॉन्डिंग का मतलब यही होता है आप हेयर को स्ट्रेट करवा रहे हैं, आप स्ट्रेट लुक चाहते हैं। अगर आप हेयर स्ट्रेट करवाते हैं और फिर चुटियाँ वगैरह बांध लेते हैं इस तरह से, फिर कोई फ़ायदा नहीं रिबॉन्डिंग का। एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्लाइंट से अपना ये करें कि उनको चुटियाँ बांधने का शौक तो नहीं है। अगर वो चुटियाँ वगैरह बांधने की शौकीन है या बाल फोल्ड करके ही रखती हैं, तो फिर अगर हेयर स्ट्रेट करवाएंगे, रिबॉन्डिंग करवाएंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 वीक तक वो स्ट्रेट रखेंगी, उसके बाद दोबारा वो टर्न कर लेंगी, फिर वो उनकी जो रिबॉन्डिंग है वो 6 मंथ तक चलेगी या फिर इससे जल्दी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि वो टर्न बहुत ज़्यादा करती हैं अपने हेयर्स को। अगर आप स्ट्रेट करने के शौकीन हैं तो ही रिबॉन्डिंग करवाएं, अदरवाइज़ ना करवाएं, क्योंकि इस तरह से आपके पैसे लॉस होंगे। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस रिबॉन्डिंग के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।